हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है जल और जंगल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का लगभग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक पूरे पेज बाय पेज, नहीं पूरी डिटेल्स के साथ जो है इसको कवर किया है। नहीं, इसका प्ले लिस्ट जो है बना हुआ है। आप लोग हमारे चैनल पेज पर जा करके जो है इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, ये जो वीडियो है खास करके ये जो 8वीं चरण की वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो 1 to 5 की हो या फिर 6 से लेकर के 8 के लिए हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, या आप मान लीजिए बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ा सकते हैं। या मान लीजिए आप बिहार बोर्ड क्लास 7 के बच्चे हैं, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, देखिए जल के बारे में दिया गया है। ठीक है। और एससीईआरटी का बुक देखिएगा, तो जो ये चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज है, उसमें जल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है, उसको जो है मैंने यहाँ पे कवर किया है। और चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, जल। सबसे पहले क्या पहला जो टॉपिक है क्या है, जल है। कह रहा है कि हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं जल दिवस, हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च की तिथि को। ठीक है। इसके अवसर पर क्या होता है देखिए, कह रहा है हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि पोस्टर प्रतियोगिता या फिर भाषण प्रतियोगिता क्यों करवाई जाती है? तो यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है। ये सारे जो प्रयास है किसके लिए किए जा रहे हैं? तो जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी से भरे, नहीं तो जल जितनी होती है, तो उसमें मृदु जल मात्र क्या होता है? 1 मग होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मृदु जल है जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसकी मात्रा जो है बहुत कम है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है, जिसका हम लोग उपयोग ही नहीं कर सकते। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0 पॉइंट कितना है? 06% है। ठीक है। तो हमारे लिए जो कुल जल का उपयोग जो हम लोग करते हैं, नहीं, वह जो है चाहे झीलों की जल हो या फिर नदियों का जल हो, यही जल बचता है। और वह जल मात्र कितना परसेंट है यहाँ पे देखिएगा, 0.06% जो है जल हम लोग के लिए बचता है। तो समझ सकते हैं आप लोग जो है जल का कितना कमी है, फिर भी हम लोग जल का दुरुपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे जल चक्र के बारे में थोड़ा सा। तथा जिस प्रकरण में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है। जल चक्र जो है हम लोग क्लास 6 में काफी डिटेल्स के साथ पढ़े थे। नहीं, यहाँ पर देखिए फिगर है। ठीक है। ये नदियां हैं। ये क्या है? देखिए नदियां हैं। यहाँ से क्या होता है, जब धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जल जो है वाष्प बन करके बादल का निर्माण करते हैं। और यही बादल जब ठंडी हवा से टकराती है, तो फिर वर्षा के रूप में धरती पे आ जाती है। तो यही जो है क्या है, जल चक्र की प्रक्रिया है। ठीक है। इसको मैंने जो है चित्र के माध्यम से दर्शाया है। नहीं, इसके बाद फिर क्या है देखिएगा, अगर हम जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं, तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जल जो है कौन ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है, नहीं जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस, तो वहाँ पे जल हो जाएगा। ठीक है। जल देखिए ठोस में जो है बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव में जल या पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, और गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। तो जल ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, चाहे ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर क्या हो, गैस हो। नहीं, देखिए जल जो है ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। ठीक है। बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों आदि के अतिरिक्त भूमिगत भौम जल, जिसको हम लोग भूमिगत जल भी कहते हैं, के रूप में मिलता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। देखिए फिर क्या करा है कि जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, व्यवस्था होती है। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा जो है आपूर्ति की जाती है। तो बड़े शहरों में जो है जल को मान लीजिए कोई झील हो, तालाब हो, नहीं उस मतलब उससे जो है पाइपलाइनों के सहारे, नहीं बड़े बड़े शहरों में जो है जल आपूर्ति की जाती है। ठीक है। फिर क्या करा देखिए, छोटे शहरों
एवं गाँव में निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती, वहाँ के लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा बुक में दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में देखिएगा तो अब छोटे शहरों मतलब छोटे-छोटे गाँव में भी नल जल का व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे भौम जल स्तर के बारे में। भौम जल स्तर क्या होता है? देखिए, अगर आप पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानें अथवा मिट्टी के बीच बीच के सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, उसकी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें जो है चापाकल अपनी ज़मीन में जो है चापाकल डलवाना है। हम लोग क्या करते हैं बोरिंग करते हैं मान लीजिए और जिस गहराई पर जाकर के चट्टानें अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा रहता है, नहीं, तो उसकी जो है ऊपरी परत को हम लोग क्या करते हैं भौमजल स्तर कहते हैं। नहीं, यह स्तर जो है पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से उठाता है बीच-बीच से। क्या कर रहा है यह स्तर जो है पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर गहराई तक हो सकता है। ठीक है? कह रहा है कि इस स्तर से नीचे नहीं, इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ठीक है? इस स्तर से जो नीचे का जल होता है अर्थात 1 मीटर से नीचे का जो जल होता है, ठीक है? धरती से अगर 1 मीटर नीचे तक का जो जल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भौम जल बोल सकते हैं। उससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है? अब क्या है भौम जल की पुनः प्रपूर्ति किस प्रकार से होती है देखिए। कह रहा है वर्षा जल, नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर जो है भूमि के अंदर जाते हैं, ठीक है? भूमि के अंदर जाते हैं और नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। तो भूमि के अंदर जल के रिसाव को हम लोग क्या कहते हैं अंतःस्यंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनःपूर्ति हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भूमि के अंदर जल के रिसाव की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अंतःस्यंदन। याद रहेगा भूमि के अंदर जल के रिसाव को हम लोग क्या कहते हैं अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है? तो बात करेंगे भौमजल की पुनःपूर्ति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए वर्षा होता है, तो वर्षा होता है तो कुछ जल तो क्या होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है, जलवाष्प बन जाता है। लेकिन जो जल जलवाष्प नहीं बनता है, वो मिट्टी से रिस करके क्या हो जाता है अंदर चला जाता है। ठीक है? इसी प्रकार से है क्या होता है भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। ठीक है? चलिए अभी हम लोग इसी में समझने वाले हैं जलभर। ये जलभर क्या होता है देखिएगा। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल जो है संचित हो जाता है। इन भंडारों को क्या कहा जाता है जलभर कहा जाता है। ठीक है? हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परत, ठीक है, परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को हम लोग क्या कहते हैं जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतया नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है? अब फिर क्या है देखिए भौम जल स्तर का गिरना। नहीं, कह रहा है कि भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया जो है वर्षा जल का क्या है रिसना है। तो मान लीजिए भौम जल को अगर हम लोग को पुनः पूर्ति करना है तो एक उसका ऑप्शन है वर्षा जल अगर रिस जाए, नहीं वर्षा जल से मतलब अंतःस्यंदन की प्रक्रिया हो तो भौम जल की पुनः पूर्ति हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है देखिए कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। मान लीजिए कम वर्षा हो या फिर क्या हो, मान लो कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे वर्षा जल का रिसाव नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम जैसे आंगन का मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग आंगन का जो जमीन होता है उसे प्लास्टर करा देते हैं। ठीक है? इसमें तो रिसाव होगा ही नहीं, तो वहाँ पर भौम जल स्तर क्या होता है प्रभावित होता है। देखिए फिर क्या है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को क्या करता है प्रभावित करता है। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जल प्रबंधन के बारे में। नहीं, तो कहता है वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है? किस प्रकार से वर्षा जल का संग्रह करते हैं, पहले तो टैंक बना करके डैम बना करके करते हैं। ठीक है? और यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल पुनः पूर्ति की अच्छा उदाहरण है। नहीं, हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी ने क्या देखिए चाह बचो, डबरे, आहरे बनवाई जाती थी। ठीक है? इसके अलावा क्या करा देखिए नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर ने स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी क्या होता है जल की खपत कम होती है। नहीं, इसी में आता है देखिए ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से जो है ड्रिप तंत्र की जो प्रक्रिया है इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जल का जो है कम से कम उपयोग करके और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है पौधों को सिंचाई कर सकते हैं। नहीं देखिए ड्रिप तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है ये। ड्रिप तंत्र जो है क्या है एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है। इसमें पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है।
ड्रिप ड्रिप तंत्र में पानी की 70% तक बचत हो जाती है। कितने परसेंट बचत होती है? 70% तक बचत होती है। ठीक है। फिर क्या करा देखिए, इससे उपज में 100% तक वृद्धि हो सकती है। नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी क्या होती है? जल की खपत कम होती है। ठीक है। फिर देखिए, ये क्या है? आपका ड्रिप तंत्र है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये सारे पौधे हैं। ये सारे क्या है? पौधे। ये फसल लगा हुआ है। नहीं, ड्रिप ड्रिप तंत्र के द्वारा क्या किया गया? एक जो है पाइप लाया गया, पूरे मेन पाइप नहीं, बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच, और इसे जो है विभिन्न प्रकार के पाइप देखिए लाया गया, विभिन्न प्रकार के पाइप लाया गया। ठीक है। खेतों में पूरा जाल की तरह बिछा दिया गया, और इसमें क्या किया? छिद्र कर दिया। और छिद्र जो है, छिद्र से पानी कहाँ बहेगा? तो जहाँ इस पौधे का जड़ होगा वहीं बहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इससे भारी मात्रा में जो है पानी की बचत होती है। कितनी बचत होती है? तो लगभग 70% तक बचत होती है। अब जो है इस चैप्टर के बारे में ही दिया है, जंगल नहीं, इस चैप्टर में वही दिया है, जंगल के बारे में ही लगभग पूरा दिया हुआ है। तो चलिए जंगल को हम लोग काफी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। क्या करा देखिए, सबसे पहले जंगल का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। जंगल एक ऐसा स्थान है जहाँ घने पेड़, लता, झाड़ियों के साथ जीव जंतुओं की बहुतायात होती है, मतलब जीव जंतु भी इसके साथ पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, जंगल के कई फायदे हैं, जैसे जंगल हमें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जंगल अनेक लाखों पौधे, जीव जंतु और जानवरों के लिए एक रहने का क्या है? देखिए, अमूल्य स्रोत है। ठीक है। फिर क्या करा? जंगल से मिलने वाली वनस्पति से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है। जंगल वातावरण को संतुलित रखते हैं। जंगल वर्षा को नियंत्रित करते हैं। जंगल भूमि कटाव तथा बाढ़ पर नियंत्रित रखते हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में जंगलों की संख्या लगभग 60% से अधिक है। दुनिया में जो जंगलों की संख्या कितना है? 60% से अधिक है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है अमेजन का जंगल है, जिसे क्या कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में करीब 65 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? याद रखना है, 65 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह जंगल धरती पर करीब 20% ऑक्सीजन अकेले उत्पादन करता है। ठीक है। ये जो अमेजन का जो जंगल होता है, वह 20% ऑक्सीजन का अकेले उत्पादन करता है। ठीक है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा जंगल क्या है? सुंदरवन है। याद रखना है, भारत में जो है सबसे बड़ा जंगल कौन है? तो सुंदरवन है। ठीक है। यह जंगल गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। जंगल का क्षेत्रफल करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर देखिए, क्या करा है कि हमारे देश में नहीं, कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जो है जंगल, बहुत बड़े बड़े जंगल है। देखिए, यहाँ से फिर होता है इस पॉइंट, इस जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। इन जंगलों में कई तरह से जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, फिर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि जंगलों में पाई जाने वाली वन संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कौन से जिला में हो जाएगा? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है। कह रहा है कि जो बाघ टाइगर संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। कौन टाइगर के लिए है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघ संरक्षण के लिए जो है आरक्षित वन है। ठीक है। फिर क्या करा देखिए, वैशाली जिला के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य जो है बिहार के प्रमुख जंगल है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, जंगल के क्षेत्र जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे या जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज्यादा पड़ने वाले इलाकों में नहीं, उस मौसम में सागवान के पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। ठीक है। पलाश का पेड़ ऐसा है जिसे हम लोग कम पानी देते हैं फिर भी यह हरा रहता है। नहीं, इसके अलावा क्या है देखिएगा, तरह की गोंद और लाख, जिसको हम लाख भी कहते हैं, भी जंगल से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कागज भी जंगल से ही प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, भारत में बांस और सबई घास का उपयोग कागज बनाने में जो मुख्य रूप से होता है। ठीक है। भारत में जो है बांस और सबई घास होता है,
इसका जो है हम लोग मुख्य रूप से कागज बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ इधर हो गया, अभी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, स्वपोषी, यहाँ पे एक पॉइंट जान लेना आवश्यक है। स्वपोषी क्या होता है, देखिए तो स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हरे पौधा हो गया, ट्रेस हो गया, शैवाल हो गया आदि। अब परपोषी क्या होता है, तो परपोषी वह जीव होता है जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय और पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए जू के लिए मानव एक परपोषी है। ठीक है, जू जो है मानव के शरीर में रहता है, मानव का ही खून पीता है, तो जू क्या हो गया, परपोषी हो गया। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वन में खाद्य श्रृंखला। क्या कर रहा है, जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे घास को कौन खाता है, कीट खाता है, जैसे ग्रास होपर कहते हैं। ग्रास होपर या कीट को कौन खा जाता है, मेढक, मेढक को फिर सांप खा जाता है, सांप को गरुड़ खा जाता है। ठीक है, यह क्या है, खाद्य श्रृंखला है। इसी प्रकार से देखिएगा, घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को क्या खा जाता है, बाघ खा जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला है। देखिए जैसा मैंने एक फिगर्स में दर्शाया हुआ है कि क्या है, घास है। ठीक है, घास, घास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खा जाता है, सर्प को क्या खा जाता है, गिद्ध खा जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला है। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए घास नहीं होगा तो ग्रास हॉपर नहीं होगा, ग्रास हॉपर नहीं होगा तो मेढक नहीं होगा। मतलब एक एक पारिस्थितिक तंत्र में अगर एक ही वस्तु को हटा ले तो दूसरा उससे क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे लिखे होंगे हम। क्या करा, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और सभी में परस्पर क्या होते हैं, संबंध होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला को किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, चलिए क्या करा, यदि हम वन के किसी एक घटक तथा यथा यथा मतलब जैसे पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होगी एवं पूरी व्यवस्था क्या होगा, टूट जाएगा। चलिए हम अब पढ़ने वाले हैं वन की मिट्टी के बारे में। तो देखिए मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ह्यूमस नहीं कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा समझिएगा। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। ठीक है, जंगलों में जैसे मान लीजिए कोई पत्ता गिरा, सड़ गया, नहीं गल गया, तो ये इस तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है। सड़ गल कर क्या होती है, मिट्टी की जो ऊपरी क्षमता होती है उर्वरा शक्ति, उसको बढ़ा देती है, तभी हम उसको ह्यूमस बोलेंगे। देखिए जंगलों में क्यों बोलेंगे इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर जो है परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, फिर क्या करें, देखिए कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसा होता है जिसको हम लोग खुली आंख से देख ही नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इसी सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक। ठीक है, फिर क्या करा, देखिए सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते रहते हैं जो अत्यंत पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, अत्यंत नहीं होगा, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है और साथ ही साथ पोषण चक्र भी पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। ठीक है, किसके कारण बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहा है, प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है। ठीक है, पादप क्या करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है जंतु, जंतु छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन ग्रहण करता है, पादप। फिर पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन को फिर जंतु ग्रहण करता है, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलिए अब वन से लाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करा, वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर मात्रा में आहार उपलब्ध हो जाता है। स्वाभाविक बात है, शाकाहारी को होगा तो शाकाहारी को मांसाहारी खाता है तो मांसाहारी के लिए भी जो प्रचुर मात्रा में भोजन मिल जाता है। ठीक है, ये करा जंतुओं के विभिन्न किस्म, देखिए क्या करा, जंतुओं के विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक देखिए क्या होता है, वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर क्या करा, देखिए इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है
जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारे के भौम जल के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, देखिए पृथ्वी पर आता है और अंततः साबित होकर भौमजल स्तर की वृद्धि करता है। ठीक है। वन भू अपरदन को रोकता है। वन क्या करता है, देखिएगा, वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। करें कि नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, ठीक है। तो वन जो है बाढ़ से हमारी रक्षा भी करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा। अभी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। क्या करा निम्न में सत्य और क्या करा निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। चलिए हमें यहाँ बताना है कि कथन कथन सत्य है अथवा असत्य। क्या करा, देखिए, वर्षा जल का चरम स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं, ये गलत बात है। हम तालाब से भी सिंचाई कर सकते हैं और वर्षा जल तो है ही सिंचाई के का माध्यम, सबसे बढ़िया माध्यम। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिएगा, क्या करा, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये भी गलत बात है, शहरी क्षेत्र के लोग भी करते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या करा, भूमजल स्तर प्राप्त करने के लिए डॉट 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 तथा डॉट डॉट का उपयोग होता है। तो देखिए भूमजल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुआं भी हो सकता है, नहीं, इसके अलावा क्या हो सकता है, वर्षा जल भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, और तथा डॉट डॉट का उपयोग हैंडपंपों का उपयोग कर सकते हैं। भूमजल प्राप्त करने के लिए इसमें लिखा गया है कुआं तथा हैंडपंपों का उपयोग होता है। जरूरी नहीं है कि यही होगा, वर्षा जल भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, जल की तीन अवस्थाएं क्या होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। ये हो गई जल की तीन भौतिक अवस्था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहें कि भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है, तो जलभर कहलाती है, हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं, फिर क्या कह रहा है, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए भौम जल की पुनः पूर्ति क्या कह रहा है, देखिए भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल के लवण द्वारा हो जाती है। वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिससे भौम जल की पुनः पूर्ति हो सके। वर्षा का जल जमीन की दरारों से होकर भूमि के अंदर एकत्र हो जाती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाए तो नदी द्वारा हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। क्या करा, देखिए भौम जल स्तर के नीचे गिरने के उत्तरदायी कारक हैं उद्योग का बढ़ना, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण भी अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जनसंख्या की वृद्धि से भी जल का उपयोग बढ़ा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या करा है, इस सेप्टिक शौचालय से भी जल की खपत बढ़ी है। पहले जहाँ एक लोटा जल से, ठीक है, काम चल जाता था, नहीं, पहले एक लोटा जल से ही व्यक्ति शौच निकल जाता था, वहीं सेप्टिक शौचालय में प्रति व्यक्ति कम से कम एक बड़ी बाल्टी जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के जल की खपत की जो है और किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्या करें कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन तो अपना मन से लिखना है, तो मैंने अपना मन से लिखने का कोशिश किया है। देखिए क्या किसी बगीचे का रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, मेड़ बनाकर पानी को रोका जा सकता है। अपने बगीचों में जल का उपयोग मितव्ययता से करेंगे। यदि बहुत बहुत, ठीक है, वर्षों तक वर्षा न हो तो हम भौम जल का उपयोग करेंगे। मान लीजिए वर्षा नहीं हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, भौम जल का उपयोग करेंगे। और फिर लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह गेहूं के खेत या चाय के बागान में करते हैं, क्योंकि बगीचे में पेड़ दूर दूर रहते हैं, अतः घड़े में पानी भरकर हर पेड़ की जड़ के पास उसे गिराएंगे, पेड़ के चारों ओर मेड़ बना देंगे ताकि जल बर्बाद न हो। इस प्रकार हम भौम जल का सदुपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे भी भौम जल के नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ऐसे 7 उत्पादों का नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो वन से प्राप्त होने वाले 7 उत्पाद जो है क्या क्या हो सकता है, जैसे गोंद हो सकता है, ला हो सकता है, मधु हो सकता है, औषधि हो सकता है, जड़ी बूटी हो सकता है, मतलब औषधि जड़ी बूटी की बात हुआ, रेशम की कीड़ी हो सकता है, पत्तल बनाने के लिए पत्ते हो सकते हैं, कागज के लिए वृक्ष और बांस हो सकते हैं, धूप हो सकते हैं, और क्या है देखिए चंदन तथा नहीं चंदन तथा मसाले आदि हो सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। क्या करा है यहाँ पर देखिए, करा ह्यूमस की उपस्थिति तथा ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व नहीं मृदा के निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा नहीं अवशोषित कर लिए जाते हैं। मृत जंतु जैसे मान लीजिए गिद्धों, कौवों, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। ठीक है। फिर क्या करा है, देखिए करा है कि इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे जिसमें जो है
वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? देखिए पादपों, ठीक है, क्या करा है यहाँ पर, पादपों और जंतुओं के नहीं, मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपघटक कहते हैं। जीवाणु, कवक तथा फफूंदी, ये दो अपघटक के नाम हो सकते हैं। वनों में ये मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते रहते हैं। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, मृत जंतु, गिद्ध, कौवा, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाता है और इस प्रकार वनों में पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों के योगदान को समझाइए। नहीं, क्या करें देखिए, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में वे अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ पेज बाय पेज जो है, लाइन बाय लाइन पूरी डिटेल्स डिटेल्स के साथ कवर किया। जय हिंद।